तो चलिए आज इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और एक ऐसे वक्त में चलते हैं जब भारत की धरती पर एक जबरदस्त साम्राज्य खड़ा हो रहा था। ये कहानी है एक अपमानित विद्वान के बदले की और एक अनाथ लड़के की वो महत्वाकांक्षा जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। जी हाँ, ये कहानी है मौर्य काल की। एक ऐसा दौर जहाँ एक योद्धा गुलामी की जंजीरों को तोड़कर खड़ा हुआ और एक विद्वान की बुद्धि ने एक पूरे साम्राज्य की नींव रख दी। तो चलिए इस ऐतिहासिक सफर पर निकलते हैं। देखिए, हर बड़ी कहानी की शुरुआत ना एक चिंगारी से होती है। और मौर्य साम्राज्य की कहानी भी दो ऐसे कमाल के लोगों से शुरू होती हैं जिन्होंने उस समय की सबसे ताकतवर सत्ता को चुनौती देने की हिम्मत की। अच्छा, तो इसे जरा समझते हैं। एक तरफ था मगध का नंद वंश, बहुत अमीर, बहुत शक्तिशाली, लेकिन अपने जुल्मों के लिए काफी बदनाम। और दूसरी तरफ थे चाणक्य, तक्षशिला के एक विद्वान, और चंद्रगुप्त, एक मामूली सा अनाथ लड़का। इन्हीं दोनों ने मिलकर एक क्रांति की शुरुआत की। तो बात यह है कि इस क्रांति की जड़ें ना बहुत पर्सनल थीं। जब नंद राजा ने भरी सभा में चाणक्य का अपमान किया तो वो सिर्फ एक विद्वान का अपमान नहीं था, वो एक प्रतिज्ञा का जन्म था। चाणक्य ने कसम खाई कि वो इस घमंडी राजवंश को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। और अपनी इस कसम को पूरा करने के लिए उन्हें एक हथियार चाहिए था, और वो हथियार बने चंद्रगुप्त। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिर्फ एक योद्धा नहीं बनाया, नहीं, उन्होंने उसे एक रणनीतिकार बनाया। ये क्रांति सिर्फ बाहुबल की नहीं थी, बल्कि ये बुद्धि, रणनीति और कूटनीति की क्रांति थी। तो चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। एक विद्वान की कसम और एक नौजवान की महत्वाकांक्षा ने बहुत जल्दी ही सैन्य और कूटनीतिक जीतों की एक ऐसी लहर पैदा की जिसने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। और फिर तो घटनाएं बहुत तेजी से घटी। 322 ईसा पूर्व में चाणक्य की रणनीतियों का इस्तेमाल करके नंद वंश का तख्ता पलट हो गया। ठीक अगले ही साल चंद्रगुप्त पाटलिपुत्र के सिंहासन पर सम्राट बनकर बैठे। लेकिन असली चुनौती तो अभी बाकी थी, सिकंदर के जनरल सेल्यूकस निकेटर का सामना करना। अब यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस युद्ध का अंत एक जबरदस्त कूटनीतिक जीत में हुआ। चंद्रगुप्त ने न सिर्फ सेल्यूकस को हराया, बल्कि संधि की शर्तों के तहत अपने साम्राज्य को उत्तर पश्चिम में बहुत दूर तक फैलाया, एक राजनीतिक विवाह किया और अपने दरबार में एक यूनानी राजदूत को भी जगह दी। बदले में सेल्यूकस को 500 युद्ध हाथी मिले। अब ये कोई मामूली बात नहीं थी। उस जमाने में युद्ध हाथी आज के टैंक की तरह हुआ करते थे, जो किसी भी सेना को रौंद सकते थे। तो चंद्रगुप्त के दरबार में उस यूनानी राजदूत के आने से ना हमें इतिहास की एक बहुत ही कीमती झलक मिलती है। ये पहली बार था कि किसी बाहरी व्यक्ति ने इस नए नवेले साम्राज्य को अपनी आंखों से देखा और उसके बारे में लिखा। तो सवाल यही उठता है कि दुनिया के इस सबसे नई सुपर पावर को एक बाहरी व्यक्ति की नज़र से देखने पर वो कैसी लगती थी। और इसका जवाब हमें मिलता है उस राजदूत मेगास्थनीज के लेखों से। मेगास्थनीज ने एक किताब लिखी जिसका नाम था इंडिका। वैसे तो ओरिजिनल किताब अब मौजूद नहीं है, लेकिन उसके हिस्से हमें दूसरे लेखकों के काम में मिलते हैं, और ये हमें शानदार तरीके से बताते हैं कि उस जमाने का भारत कैसा था, वो भी एक ऐसे इंसान की नज़रों से जो उस संस्कृति का हिस्सा नहीं था। मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा वो वाकई हैरान करने वाला था। उन्होंने 7 सामाजिक वर्गों के बारे में लिखा, राजा की रक्षा करने वाली महिला बॉडीगार्ड्स का जिक्र किया और राजधानी पाटलिपुत्र की भव्यता की तारीफ की। लेकिन शायद सबसे चौंकाने वाली बात जो उन्होंने देखी वो ये थी कि भारत में बड़े पैमाने पर दास प्रथा नहीं थी, एक ऐसी बात जो उस जमाने में बाकी दुनिया के लिए लगभग अनसुनी थी। तो ये तो हुई बाहर से देखने वाली बात, लेकिन अंदर से मौर्य साम्राज्य अपने आप में एक बेहतरीन प्रशासनिक मशीन थी। चलिए देखते हैं कि ये साम्राज्य असल में चलता कैसे था, इसकी अर्थव्यवस्था से लेकर मुश्किल समय में लोगों की मदद करने तक। अब देखिए, इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए एक मजबूत अर्थव्यवस्था तो चाहिए ही। मौर्यों के पास एक बहुत ही सोची समझी टैक्स प्रणाली थी। सीता वो राजस्व था जो राजा की अपनी जमीन से आता था, जबकि भाग आम जनता से लिया जाने वाला जमीन का टैक्स था। इनके अलावा सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी और दूसरे उद्योगों पर भी टैक्स लगते थे। और बात सिर्फ टैक्स वसूलने की नहीं थी, राज्य अपनी प्रजा के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी समझता था। सहोगौरा जैसी जगहों पर तांबे की प्लेट्स मिली हैं, जिनसे पता चलता है कि राज्य अकाल जैसी मुश्किलों के लिए पहले से ही अनाज के भंडार बनाकर रखता था। सोचिए उस समय के हिसाब से ये कितनी एडवांस्ड प्रशासनिक सोच थी, जो ये दिखाती है कि एक शासक का काम सिर्फ राज करना नहीं, बल्कि प्रजा की रक्षा करना भी है। चंद्रगुप्त ने एक साम्राज्य बनाया,
उसे मजबूत किया और उसे बहुत अच्छे से चलाया भी। लेकिन उनकी कहानी का अंत शायद सबसे हैरान करने वाला हिस्सा है। ये एक सम्राट के सत्ता के शिखर से आध्यात्मिकता की गहराइयों तक की यात्रा है। करीब 24 साल तक इतने बड़े साम्राज्य पर राज करने के बाद चंद्रगुप्त ने कुछ ऐसा किया जो उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने अपनी मर्जी से अपना सिंहासन छोड़ दिया। एक ऐसा इंसान जिसने सब कुछ जीत लिया था, उसने सब कुछ त्यागने का फैसला किया। उनका रास्ता उन्हें दक्षिण की ओर ले गया, जैन आचार्य भद्रबाहु के साथ। और वहां कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में वो चक्रवर्ती सम्राट एक साधारण जैन भिक्षु बन गए। और अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर उन्होंने एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक प्रण लिया। उन्होंने संलेखना का प्रण लिया। ये सिर्फ मृत्यु तक का उपवास नहीं है, ये जैन धर्म की एक बहुत गहरी आध्यात्मिक परंपरा है। इसका मकसद शरीर को तब त्यागना है जब व्यक्ति को लगे कि उसने जीवन के सारे कर्तव्य पूरे कर लिए हैं और अब वो आत्मा को शुद्ध करना चाहता है। एक सम्राट की कहानी का क्या असाधारण अंत था। एक ऐसा सम्राट जिसने पहले दुनिया जीती और फिर उसे शांति से अपनी शर्तों पर छोड़ दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक साम्राज्य की नींव रखी, ये सच है, लेकिन उनकी विरासत उनके उत्तराधिकारी के हाथों में एक नई बुलंदी पर पहुंचने वाली थी। उस सम्राट की कहानी जिसने युद्ध के मैदान से पूरी दुनिया को शांति का संदेश दिया, वो कहानी फिर कभी